चलें, आज हमने डिस्कस करना है फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स के बारे में सबको पता है? फॉर्म्स देखें सबने? आवाज़ नहीं निकल रही आप लोग की। नाश्ता नहीं करके आए? करके आया करो ना नाश्ता। फॉर्म्स क्या होते हैं भाई? एक तो ये फॉर्म्स के बारे में कोई बताएगा? जी, रखते हैं या इंफॉर्मेशन गेट करते हैं? लिखते हैं। और कोई बताएगा भाई? चलें ठीक है। फॉर्म्स आर वेरी कॉमन मेथड्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद अ वेब पेज एंड कैन बी फाउंड ऑन मैनी वेबसाइट्स। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मेथड है और जो है तकरीबन हर वेबसाइट में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आपको फॉर्म नज़र आएगा। ठीक है, ट्रेडिशनली व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड इट इज सेंड टू अ सर्वर वेयर द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड यूजिंग अ back-end language such as Python or Ruby. However, it is possible to stop the form being sent to the server and to instead use JavaScript on the front end to process the information. ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनली मतलब थोड़ा ज़माना पहले, ठीक है, क्या होता था कि हम कोई भी डेटा यूज़र से लेते थे, हम बैकएंड पे भेजते थे, सर्वर पे भेजते थे, वहाँ वो प्रोसेस करता था और अगर फॉर एग्जांपल ईमेल का फॉर्मेट गलत है तो वो जाता था, पूरा प्रोसेस चलता था बैकएंड पे, वहाँ पे चेक होता था, फिर वापस वो हमें जवाब देता था कि भाई ये आपका भी फॉर्मेट ही सही नहीं है। ठीक है, फिर हम करते थे वो, फिर वो प्रोसेस चलता था। लेकिन अब आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, वैलिडेशंस कर सकते हैं, एरर वैलिडेशन, ईमेल वैलिडेशंस। लाइक आप चेक कर सकते हो, अभी बैकएंड अगर ना भी हो आपके पास, सिर्फ आपके पास फॉर्म डिज़ाइन हो, तो आप वहाँ से बैठ के क्या कर सकते हो, फ्रंट एंड पे ही ईमेल चेक कर सकते हो, पासवर्ड की लेंथ चेक कर सकते हो। ठीक है, सर्वर को अभी हिट ही नहीं किया हमने। ठीक है, रियल वर्ल्ड में क्या होता है, अगर आप सर्वर को हिट करते हैं ना तो उसकी कॉस्ट लगती है। हर दफ़ा जब भी आप सर्वर को हिट करते हो ना कि ये मेरा डेटा है या आप लें, तो उसकी एक कॉस्ट है ना, उनको वो जो सर्वर जहाँ पे डिप्लॉय हुआ होता है उसके पैसे लगते हैं। ठीक है, तो जितनी आप हिट करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट पड़ेगी। सही, तो फिर इसलिए क्या करते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि सारा डेटा कोशिश करते हैं कि फ्रंट एंड पे फ़िल्टर कर लें। ठीक है, कोई ख़राब डेटा तो हम डेटाबेस में डालते नहीं हैं। अगर आपकी ईमेल में @ नहीं है तो वो ईमेल ही नहीं हुई ना। तो ईमेल की मिसाल से दे रहा हूँ, सबको पता है। पासवर्ड है, पासवर्ड में आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा ही पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको पासवर्ड जो है, पासवर्ड के अंदर आपको टेक्स्ट भी देना पड़ेगा, नंबर भी देने पड़ेंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, लेंथ की रिक्वायरमेंट है। और हमारी जिस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिक्योरिटी के इशूज़ होते हैं, तो उनकी एक रिक्वायरमेंट है, उससे अगर आप हट के पासवर्ड देते हैं तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा। ठीक है, नॉर्मल अगर आप छोटी मोटी कंपनी है तो वो चल जाता है, जैसे भी आप रख लो। ठीक है, तो पहले फेसबुक में भी ऐसे होता था कि बस आप अपना एक सिंपल टेक्स्ट दे दो, वो पासवर्ड चल जाता था। लेकिन अब वो कहता है कि भाई स्पेशल कैरेक्टर्स भी दो, ये सारी चीज़ें भी दो। ठीक है, तो इन सबको हमें फ़िल्टर करना होता है फ्रंट एंड पे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्म्स होते हैं, इसी में हम फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर्ड डेटा हम बैकएंड पे भेजते हैं। फिर भी कोई इशू होता है तो दोबारा हम बैकएंड पे भी चेक करते हैं। ठीक है, ये तो नहीं है ना कि अभी ऐसा होता है कि बैकएंड एक जगह पे पड़ा हुआ है वो चल रहा है। अब बैकएंड को मैं हिट सिर्फ फ्रंट एंड से HTML के थ्रू नहीं कर सकता, मेरे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन में मैं गलत डेटा डाल के भेज दूँ, पोस्टमैन तो नहीं रोकेगा। ठीक है, ईमेल वाली फील्ड में पोस्टमैन उसको नहीं रोकेगा, क्योंकि पोस्टमैन एक सिर्फ डेटा है, आप वहाँ डेटा डालो, API का नाम लिखो या एड्रेस लिखो, हिट करो, डेटा चला जाएगा। जब डेटा चला जाएगा वो फिल्टर्ड नहीं होगा। तो बैकएंड पे भी फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से उसको सारा फिल्टर करके भेजेंगे तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम फॉर्म यूज़ करते हैं और फॉर्म्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। सबमिटिंग अ फॉर्म, जब भी आप किसी डेटा को फिल करते हो और बटन पे क्लिक करते हो तो उसका मतलब है आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हो, डेटा लिख के उसको सबमिट कर रहे हो। तो submitting a form, let's start with a simple form that contains one input field and a button for submitting the form. अभी आपको फॉर्म बनाना बता रहा है जो कि आप लोगों को पहले से पता है HTML में।
हम इसी के डेटा को कॉपी कर लेते हैं। सही है, ये एक छोटा सा फॉर्म है। हमने देखा था कि शॉर्टेस्ट फॉर्म उसने बताया था वो कौन सा था, गूगल वाला। जब गूगल में सर्च करते हैं ना, वो भी एक फॉर्म ही है, जहाँ आपको इनपुट फील्ड नज़र आए, जहाँ पे आप डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं। आपको पता है फॉर्म के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम HTML पढ़ चुके हैं, तो वो जो भी आपको नज़र आए आप समझ जाएं कि ये फॉर्म ही है। अब ज़रूरी नहीं है उसके साथ बटन हो, इंटर पे भी सबमिट हो सकता है, ठीक है। और आप इंटर पे कर सकते हैं, बैक जहाँ जिस की पे आप सेट करना चाहें उस की पे सबमिट हो सकता है, सही है। तो अभी जो इसने फॉर्म बनाया उसके अंदर क्या है, एक फॉर्म डिज़ाइन किया, एक इनपुट बनाया है, एक बटन बनाया है, फिर फॉर्म को क्लोज किया और फिर एक डिव बनाया जिसकी आईडी क्या दिए, हेलो, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कह रहे हैं दिस शुड प्रोड्यूस एन इनपुट बॉक्स विद अ सबमिट बटन। ये हमने देख लिया कि हमने इस तरीके से हमारा आउटपुट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सम रेफरेंस टू दिस एलिमेंट्स, ऐड द फॉलोइंग कोड टू द जेस सेक्शन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, वो एक कोड ऐड करेगा जिसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स उसने लिखा, ठीक है, और डॉट माई फॉर्म लिखा। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स का मतलब है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी फॉर्म्स होंगे ना सारे आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे आपको एक नेम दिया होगा फॉर्म का नेम दिया हुआ है माई फॉर्म। तो फिर उसने क्या किया, माई फॉर्म को आप गेट करो, पहले सारे फॉर्म्स को गेट करो, फिर उनके अंदर से माई फॉर्म को गेट कर लो। तो हम भी ये कर लेते हैं। फिर वो कह रहा है नेक्स्ट ऐड द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। ये कह रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेलो। अब हम HTML में देखेंगे तो आईडी ये किस पर अटैच हुई है, इस डिव पर। तो वो कह रहे हैं आप इस डिव को गेट कर लो, इस डिव को गेट कर लेते हैं हम। This gives us a reference to the empty div. Now next we will add an event listener to the form. जो फॉर्म हमने यहाँ गेट किया था उसके ऊपर हम क्या ऐड कर रहे हैं, इवेंट लिस्टनर ऐड कर रहे हैं, किसका, सबमिट का। ये हमने क्लिक का पढ़ा था, अब हमारे पास एक और आ गया किसका, सबमिट का। और यहाँ पे हम बना देते हैं एक फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इवेंट को गेट कर रहा है और इवेंट से अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। और हेलो क्या है आपके सामने, हेलो क्या है, हेलो क्या चीज़ है, ये हेलो क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट के अंदर क्या है, अरे वो मुझे पता है, वेरिएबल के अंदर हमने क्या गेट किया हुआ ये बताओ, आईडी गेट करी हुई। सिर्फ मैं इस हेलो की बात कर रहा हूँ यार। मुझे पता है वेरिएबल में क्या लिया हुआ है, क्या गेट किया हुआ है हमने,
आईडी गेट की हुई है या एलिमेंट को गेट किया हुआ है? आईडी गेट की हुई है, एलिमेंट को गेट किया हुआ है। आईडी का मैं क्या करूँगा? अरे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा हुआ है ना, इसका तो मतलब हमें इंग्लिश में भी समझ आ रहा है कि हम एलिमेंट को गेट कर रहे हैं, तो फिर इसमें इतनी कन्फ्यूजन की क्या बात है? हमने कहा जो हमने डिव गेट किया है उसके टेक्स्ट कंटेंट को आप इक्वल्स टू कर दो किसके? हेलो और फॉर्म डॉट माई नेम डॉट वैल्यू के। जो हमने पूरा यहाँ पे फॉर्म गेट किया है उसके अंदर माई नेम क्या चीज़ है? माई नेम वो इनपुट बॉक्स है जिसके अंदर हम कुछ टाइप करेंगे, उससे आप वैल्यू गेट करो, ठीक है, और वो आप यहाँ असाइन कर दो हेलो डॉट टेक्स्ट कंटेंट को। अब हेलो क्या है? हेलो एम्प्टी डिव है जो हमने बनाया हुआ है, उसके अंदर वो वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। इसको लिंक भी कर दो, लिंक कर दिया हमने ना। रिफ्रेश करें, देखें ब्लिंक करेगा और आपको नज़र आएगा और फिर से ये चला जाएगा, ठीक है। अब इसने हमें आगे बताया हुआ है कि हम क्या यूज़ करेंगे कि हमारा फॉर्म रुक जाए, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। जब भी हम क्लिक करते हैं ना तो वो एक दफ़ा रिफ़्रेश होता है फॉर्म, सही है, रिफ़्रेश हो रहा है तो वो राइट तो हो रहा है लेकिन वो एम्प्टी हो रहा है। तो हमें यहाँ पे जब भी हम फॉर्म्स के साथ कुछ सबमिट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उसके जो भी कॉल बैक फंक्शन होगा उसके अंदर आपने ये फंक्शन ज़रूर लिखना है इस तरह। सही तो है, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, अब ये रिफ्रेश नहीं होगा और आपके पास यहाँ पे जो भी था वो डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो इस तरह वो आपको ये बताना चाह रहा है कि आप फॉर्म के अंदर से जो आपकी फील्ड्स है ना उससे वैल्यूज़ कैसे गेट कर सकते हैं, और इन वैल्यूज़ को गेट करके फिर आपके पास और प्रोसेस है कि इसको फ़िल्टर करना है, इसको चेक करना है कि ये मैच कर भी रही है नहीं कर रही, फिर इनको उठा के आपने सर्वर को देना है और सेव करवाना है, या उसकी ब्याह पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक थे हम। अच्छा, referencing a form element. Any element inside a form can be referenced as a property of the form element using their name attribute. In the example above, form.myname is a reference to the input element inside the form because it has a name attribute of my name. तो आपको ये बता रहा है कि आप form.myname करके जो भी आपने यहाँ पे नाम दिया होगा, यहाँ पे आपकी मल्टीपल फील्ड्स होती है, आप इस तरह गेट कर सकते थे, ठीक है। अभी यही है, इसका नाम आपने दिया हुआ है। पहले आपने क्या किया, यहाँ पे आके आपने फॉर्म को गेट किया, पूरा फॉर्म गेट हो गया, फिर उसके बाद आपने फॉर्म के अंदर से .myname.value ली और उसके अंदर इवेंट लिस्टनर भी ऐड किया, सब कुछ किया, ठीक है। और यहाँ पे जो सबमिट है वो चल कैसे रहा है? वो इससे चल रहा है कि आपने जो बटन की टाइप है वो क्या दी हुई है, सबमिट। तो जब इस बटन पे क्लिक होगा इसका मतलब है कि ये वाला इवेंट फायर होगा सबमिट का, तो आप इसको कैच कर लेंगे और कैच करके जो भी आपका कॉल बैक वो है उसके अंदर आप गेट कर लेंगे, ठीक है। कोई सवाल? सवाल है कोई? जी, माई फॉर्म का नाम है ना। तो डॉक्यूमेंट में हमारे पास एक फंक्शन है ना, एक ऑब्जेक्ट है, वो हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करती है, आप डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स करें, जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म्स होंगे ना, डॉक्यूमेंट तो पता है ना आप लोगों को क्या होता है, पेज होता है ना। अब उसके अंदर डॉट फॉर्म्स करेंगे, जितने भी फॉर्म्स हैं सारे आ जाएंगे। अब आप उनके नेम के थ्रू पूरा फॉर्म गेट कर सकते हैं। फिर जब आपके पास पूरा फॉर्म आ जाएगा, अब उसके अंदर से जो जो चीज़ें आप उनको एक एक करके गेट कर सकते हैं। जिस तरह form.myname.value था, उसको हमने गेट किया और यहाँ पर शो करवा दिया, ठीक है। और कोई सवाल? नहीं?
ठीक है भाई। तो इस तरह ना आप नेम के थ्रू गेट करके जितनी भी आपके पास फील्ड हैं आप सब पे नेम लगाएं और नेम के थ्रू आप गेट करें, उसकी वैल्यू पिक कर लें। अब हम आते हैं कीबोर्ड इवेंट्स पे। कीबोर्ड के भी कुछ इवेंट्स होते हैं ना, जब आप कहीं फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं ना तो आप बटन प्रेस किए बगैर एंटर भी कर देते हैं, फॉर्म सबमिट हो जाता है। वो कैसे होता है वो देखते हैं हम। कीबोर्ड इवेंट्स, देयर आर टू मेन इवेंट्स दैट रिलेट्स टू अ यूज़र प्रेसिंग अ की। ठीक है, आप हर की को ना ट्रैक कर सकते हैं, जो भी यूज़र की आपके पेज पे आके प्रेस कर रहा है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर की डाउन व्हेन अ की इज प्रेस एंड की अप व्हेन इट इज रिलीज। दो इवेंट्स है हमारे पास की डाउन और की अप के। की डाउन का मतलब है कि कोई फॉर एग्जांपल मैंने 5 प्रेस कर दिया तो इसका मतलब है ये की डाउन है, और की अप का मतलब है कि मैंने उसको रिलीज़ कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों इस पूरे जो प्रोसेस है उसके दरमियान में अगर आपने कुछ परफॉर्म करना है की डाउन पे तो आप की प्रेस करके रखें तो ये की डाउन है। अब अगर आपने उस पर परफॉर्म नहीं करना, आपने की अप पे परफॉर्म करना है तो आप की अप पे करें। ये दोनों आपके पास हैं चीज़ें। द इवेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर द इवेंट कंटेन्स 2 प्रॉपर्टीज दैट कैन टेल अस विच इवेंट वॉज प्रेस्ड। 2 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, कोड और की। कोड क्या बताता है? द कोड property returns a string that relates to the actual physical key that was pressed. The key property returns the actual output that will appear on the page. This can be influenced by a special key being held such as shift or alt. The keyboard layout settings and locale settings such as currency keys. For example, if you press a space bar, the code property will be space, but the key property will be an empty space which is what it produces. ठीक है, तो कोड के अंदर क्या होगा, जो आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल आपने 9 प्रेस किया तो आपको 9 नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन की के अंदर क्या होगा, वैल्यू होगी। सही है, इस तरह आई है, आपको आई नज़र आ रहा है, आपने प्रेस किया आई जो है ना उसकी वैल्यू होगी। बैक स्पेस प्रेस किया तो बैक स्पेस में एम्प्टी स्पेस जाएगा, सॉरी बैक स्पेस में आपके पास एक और सिंबल आएगा जिसके थ्रू का मतलब ये है कि आप एक करेक्टर को रिमूव कर रहे हैं। आप स्पेस को प्रेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको एम्प्टी स्पेस नज़र आएगा। अभी हम कोड की एग्जांपल देखते हैं, हमें समझ आ जाएगा। यहाँ पे उसने एक इवेंट लिस्टनर ऐड किया कि इस पे की डाउन को ट्रैक किया उसने। ठीक है, और उसने कहा है इस पे एक कॉल बैक फंक्शन लगाएं और जो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी है उसकी जो इनर बॉडी है उसको बराबर किसके कर दें, ई डॉट कोड के, जो कोड होगा वो, और ई डॉट की, मतलब दोनों दिखा दें। तो आप कुछ भी प्रेस कर रहे होंगे ना, आपकी जो ये जो बॉडी है उसके अंदर ये नज़र आ रहा होगा। समझ आ रही है सबको? सबको आ रहा है समझ में क्या हो रहा है यहाँ पे? इवेंट लिस्टनर है, इवेंट लिस्टनर का नाम है की डाउन, और फिर क्या हुआ है, एक कॉल बैक फंक्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML, बॉडी को पिक करो, उसके इनर HTML को असाइन कर दो, क्या ये डिव असाइन करो जिसके अंदर जो इवेंट हमें मिला था, इवेंट के अंदर हमें कोड भी मिल रहा है और की भी मिल रही है, तो हम यहाँ पर दोनों वहाँ दिखाएंगे। अच्छा, ये देखें नज़र आ रहा है, इसको जूम कर दें। अब मैं कोई भी की प्रेस करूंगा, पहले मैंने 1 प्रेस किया वो डिजिट से आ रहा है, 2 आ रहा है डिजिट से, ये मैंने प्रेस किया था उसको पता चल रहा है ये कहाँ से आ रहा है, नम पैड से। ठीक है, ये मल्टीप्लायर है नम पैड से, ये 8 आ रहा है, ये फिर ये पूरा आपका ट्रैक हो रहा है, आप जो भी की प्रेस कर रहे हैं। सही है, कोई सवाल? अब आप इन की और कोड के थ्रू अपनी लॉजिक्स लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लगाया हुआ है की डाउन पर, फॉर एग्जांपल आपको पता चला इंटर प्रेस हो गया, आपका फॉर्म है इंटर प्रेस हुआ, तो आपने क्या है उस पर सबमिट का लगा दिया, चेक करना शुरू कर दिया कि भाई डेटा सही है या नहीं। सही है, ये सारे काम आप उस पर कर सकते हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, एक लाइव इनपुट को लाइव इनपुट बार बिल्ड कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ चीज़ें हम देखते हैं।
एक इनपुट बनाया जिसकी आईडी क्या दी है, इनपुट, और दूसरा डिव बनाया जिसकी आईडी क्या दी है, आउटपुट, और इनको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जाके गेट कर लिया। इसके बाद हमने कहा इनपुट जो आपका था ये वाला इनपुट, इस पर आप एक इवेंट लिस्टनर ऐड करो की आपका, ठीक है, और आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट को बराबर कर दो इनपुट डॉट वैल्यू के। इनपुट था, इनपुट क्या है हमारे पास, इनपुट यहाँ पे क्या है, एक इनपुट बॉक्स है, ठीक है, फॉर्म का। अब हमने क्या किया, हमने कहा इनपुट को गेट करो और उसके ऊपर एक ऐड इवेंट लिस्टनर कर दो की अप का, मतलब जब आप प्रेस करते हो, जब की अप हो रही है, ठीक है, मतलब की प्रेस की उसके बाद अप हो गई, तो उस पर आप क्या करो, आउटपुट, आउटपुट क्या एक डिव है, उसके टेक्स्ट कंटेंट को बराबर कर दो जो आपका इनपुट है उसकी वैल्यू के। सही है, इनपुट क्या है आपका, जो एक टेक्स्ट बॉक्स है। सही, मोबाइल रख दें, मैनेजमेंट आई हुई है, आप बेइज्जती करवाएंगी मेरी, ऊपर रख दें मोबाइल। ठीक है, ये लाइव है, लाइव का मतलब है कि जब आप प्रेस करते हैं, अभी देखें एक इस की अप और की डाउन में क्या वो है, मैंने अभी जो है ना ये की प्रेस करी हुई, अभी मैंने रिलीज नहीं करी, जब मैं रिलीज करूंगा तब ये परफॉर्म होगा। ठीक है, की डाउन और की अप में ये फर्क है। सही है, तो अभी मैं कुछ भी यहाँ पे प्रेस करता हूँ, स्पेस तो आपको नज़र आएगा नहीं, लेकिन ये मैं जो प्रेस कर रहा हूँ ये कब नज़र आएगा, जब आप छोड़ देंगे। सही है, तो की डाउन और की अप में यही फ़र्क है। माउस इवेंट्स, अभी तो दो हमने कीबोर्ड के इवेंट देखे, अब हम माउस के इवेंट्स देखेंगे। माउस का सबसे पहला इवेंट कौन सा होगा, क्लिक का, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब और देखते हैं, और भी इवेंट हैं, ड्रैग का भी है, सारी चीज़ें। चलें भाई, माउस पे हम क्या कर रहे हैं, अभी माउस पे हम कुछ नहीं ऐड कर रहे, अभी हम डायरेक्ट बॉडी को उठा रहे हैं। अभी हम डॉक्यूमेंट डॉट करके दरम्यान में कोई डिव है, हम उसको भी गेट कर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा है ना हमारे पास, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करें, जो आपका वो भी हम देखते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट पे एक इवेंट को ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है माउस मूव। ठीक है, माउस मूव क्या है, एक इवेंट है। माउस मूव का क्या मतलब है, ये आपका कर्सर मूव कर रहा है। सही, और शो कॉर्ड्स एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने क्या किया है, इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया है, इवेंट डॉट एक्स और डॉट वाई लिया हुआ है। अब जैसे जैसे माउस मूव करेगा तो उसका एक्स और वाई हमें नज़र आता रहेगा। ठीक है, और इसके लिए ना हमें किसी डिफ की ज़रूरत है, ये शॉर्ट शो करवाने के लिए ये हम डायरेक्ट बॉडी पे राइट कर रहे हैं। सही है, तो हमें किसी डिव या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चलें इसको रिफ्रेश करें। अच्छा, ये देखें माउस मूव हो रहा है और आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। अगर मैं माउस को यहाँ पे ले जाऊँ तो ये क्या आ जाएगा, 0। फिर आप स्टार्ट करें यहाँ से। ठीक है, आ रही है बात समझ में। एनिमेशंस देखे आपने, सिर्फ शीशे से तो नहीं होती ना, कस्टम एनिमेशंस बनाएंगे तो आपको एक्स वाई जी सब यूज़ करना पड़ेगा एलिमेंट को मूव करवाने के लिए, सारे काम करने के लिए। गेम नहीं बनते, जावास्क्रिप्ट में गेम्स भी तो बनते हैं ना। गेम्स कैसे बनते हैं, आपका प्लेयर जंप कर रहा है, मूव कर रहा है, ये कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू होता है ना वो कैसे होता है। शो क्यों करवाएंगे, तो हम अपनी उसके लिए कर रहे हैं ना अभी। ठीक है, शो करवा के हम क्या करेंगे, आप आई हैं पहले दिन, आपका जो है ना वेब डिज़ाइनिंग कोर्स का डे, मैं आपको कोऑर्डिनेट्स दिखाऊंगा, आपको समझ आएगी। तो सेम जो बाहर का यूज़र है ना वो भी आपके जैसा है, जब पहले दिन आप आएंगे तो उसको क्या पता ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए नहीं है, ये हमारे प्रैक्टिस के लिए, कि हमें पता चले कि वैल्यू आ क्या रही है।
माउस ओवर इवेंट इज फायर्ड व्हेन द माउस इज पॉइंटर मूव्स ओवर एन एलिमेंट। ठीक है, किसी एलिमेंट के ऊपर मूव करेगा तो यहाँ पे माउस आएगा। ठीक है, हमने ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, ये एक गेम टाइप है, क्लिक भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। एक हमने क्या बनाया यहाँ पे 28 पे क्या बनाया, डिव बना दिया। फिर हमने उसके जो एलिमेंट है उसको क्या कर दिया, टेक्स्ट कंटेंट को एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दिया, उसको स्टाइल दिया एब्सोल्यूट, और उसका टॉप हमने रख दिया रैंडम रखा है ना, मैथ डॉट फ्लोट 200 मल्टीप्लाई बाई ये करके हमने एक नंबर जनरेट किया और उसको हमने पिक्सल्स भी साथ लगा दिया तो स्टाइल लग जाएगा। सेम लेफ्ट में भी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टॉप भी आ गया, लेफ्ट भी आ गया। अब हमारे पास फॉन्ट साइज क्या है 64। ये सारा हो गया तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड क्या कर दिया हमने, बॉम्ब, और हमने यहाँ पे आकर एक और इवेंट ऐड किया। इसमें क्या किया हमने, क्या किया हमने इस पे, वो अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है। ये यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक इवेंट लिस्ट ऐड किया माउस ओवर, मतलब बॉम्ब क्या है, बॉम्ब एक डिव है। ठीक है, उसकी पोजीशन हमने रैंडम रखी हुई है और वो हमारे उसी एरिया के अंदर ही कहीं होगा, हमें नज़र नहीं आ रहा। सही है, या नज़र आ भी रहा है तो हमने उसका फॉन्ट साइज भी रखा हुआ है। सही है, अभी ये जो बॉम्ब है ना यार, यहाँ पे ये कुछ था, ये था ये, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। बॉम्ब तो हमारे पास ये है ना बॉम्ब, इसको देख लेते हैं। चेक करते हैं ये होगा, अगर आप इसकी जगह ये रख दें, क्या दोगे, सिंबल्स देंगे। चलो हम लिख देते हैं अभी, बल्कि अगर आपको सिंबल चाहिए ये तो यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको रिफ़्रेश करें, देखें हर दफ़ा जो है ना ये नई जगह पे हमें नज़र आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका टॉप और जो लेफ़्ट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊँगा ना, हमारे पास कौन सा इवेंट फायर हुआ, कौन सा वाला, बूम फायर नहीं हुआ भाई। अब हम जो है ना कोड की बात कर रहे हैं तो कोड में बात करो ना, हम नॉर्मल यूज़र नहीं है ना कि बॉम्ब हो गया, हमें पता है कि क्या हुआ है पीछे। जैसे ही माउस आया बॉम्ब के ऊपर तो बॉडी का स्टाइल बैकग्राउंड ये हो गया और इनर एचटीएमएल हमने बिल्कुल चेंज करके क्या कर दिया, बूम रख दिया। आपको पता है इनर एचटीएमएल सब कुछ रिप्लेस कर देता है, तो इनर एचटीएमएल ने H1 डाल दिया और वो कर दिया। ठीक है, तो सेम अब ये गेम्स वगैरह जो बनते हैं वो इसी तरह बनते हैं। ठीक है, क्लिक कर दिया आपने, वो मिनीकिंस वाला गेम देखा होगा, उसमें ऐसा ही होता है ना। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट में गेम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और बहुत सारे गेम्स अवेलेबल भी हैं जो कि जावास्क्रिप्ट और HTML में बने हुए हैं। ठीक है, जब भी माउस आएगा ये वाला इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ये रिक्वायरमेंट हो कि पूरा स्क्रीन का वो चेंज करना है, बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं।
एक एक एग्जाम्पल है, वो आपको समझ आएगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट अभी जिस तरह बड़ी वेबसाइट होती है ना, उसके अंदर एनालिटिक्स ट्रैकिंग होती है। एनालिटिक्स ट्रैकिंग का मतलब ये है कि एक जो है ना, उन्होंने एक आर्टिकल है, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है, वहाँ पे वो कुछ दिखा रहे हैं, वो कुछ ऐड दिखा रहे हैं, वो कुछ भी दिखा रहे हैं। अब वो लोग ये ट्रैक करना चाहते हैं कि जो यूज़र है इसके पास आया था, इसके ऊपर इसने माउस भी रखा था, अगर माउस भी रखा है ना तो तब भी हमें पता चल जाए, तब भी हमें इवेंट पता चले कि माउस रखा था। अब वो अलग बात है कि वो इवेंट हम भेजेंगे कहाँ, वो क्या होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप ऐसे ही करेंगे कि माउस ओवर का एक लगा देंगे, जब भी यूज़र आए एक नोटिफिकेशन चला जाए कि एक दफ़ा यूज़र आया, 2 दफ़ा आया, 3 दफ़ा आया, 4 दफ़ा आया। हम यही करते हैं, ये वाले इवेंट्स यूज़ करते हैं। स्क्रॉल का इवेंट है, उसको यूज़ करते हैं कि यूज़र स्क्रॉल करके वहाँ आया तो बस आ गया, रुक गया, उसने देख लिया, 1 सेकंड के लिए रुका है तो हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, बड़ी वेबसाइट्स या बड़ी वो जो है ना, वो एक चीज़ रखती हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं कि इस पे यूज़र कितना आ रहा है, इसको कितने लोग देख रहे हैं या इस पे विजिट कर रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग नहीं करते वो फिर उसको छोड़ देते हैं, वो कहते हैं इसका फ़ायदा नहीं है, इस पर हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। एनालिटिक्स ट्रैकिंग ऐसे होती है। सही है, और भी तरीके हैं, ये एक एग्जाम्पल है, शायद आप लोग को समझ आई हो। माउस इवेंट्स हो गया हमारे पास। अब हमारे पास एक और इवेंट है, वो है आपके पास, उसको हम कहते हैं माउस डाउन एंड अप। ठीक है, इसमें से हम स्टार कॉपी कर लेते हैं यार, ये तो वही है। माउस में आपने वो यूज़ किया है, ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करते हैं ना, आप ड्रैग करके चीज़ इधर से उधर मूव करते हैं, तो उस इवेंट की बात हो रही है। सबसे पहले वो कह रहा है कि आप क्या करें, एक इवेंट ऐड करें, कहाँ पे, डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, एक इवेंट लिस्नर है, माउस मूव। माउस मूव देख चुके हम लोग, कहाँ देखा है, ऊपर देखा है ना हमने, माउस मूव जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे हमारे पास। अच्छा, बल्कि सॉरी यार, हम लोग ऊपर चले गए ज़्यादा। ये है, इसके अंदर हमें यहाँ पे डिव बनाना है, माउस मूव हम कर चुके हैं। एक डिव है, उसके अंदर हमने एक सिंबल डालना है स्टार का, वो हम एंड में डाल देंगे। ठीक है, डिव का कोई इशू? ठीक है, ये हमें अभी नहीं चाहिए। और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक CSS लगा रहे हैं। CSS की फाइल बना दें या फिर आप यहीं लगा दें, यहीं लगा दें। ये चलेगा, ऐसे चलेगा ना? ये हमने क्या किया, हमने एक फॉन्ट साइज उसका 64 रखा और उसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करना ज़रूरी है ताकि वो मूव कर सकें उसको इधर से उधर। और फिर हमने इसी एलिमेंट को यहाँ पे गेट कर लिया, क्यूरी सिलेक्टर लगाया और हमने बोला कि जिसकी आईडी स्टार है ना उसको आप गेट करके ले आना। सही है, अब हमने एलिमेंट बाय आईडी वगैरह नहीं लगाया, क्यूरी सिलेक्टर लगा दिया। और फिर हमने 2 इवेंट्स ऐड करे स्टार के ऊपर, एक माउस डाउन और एक माउस अप। की डाउन और की अप था ना, सेम माउस डाउन और माउस अप है। ठीक है, माउस डाउन का मतलब है कि मैंने क्लिक करके दबा के रखा हुआ है बटन, अभी छोड़ा नहीं है, तो ये माउस डाउन है। माउस अप का मतलब है मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब आप इधर आ जाएं स्टार्ट पे। इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं वो हम देखते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर इवेंट को गेट किया और हमने क्या, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। अब आप दोबारा से एक और इवेंट लिस्नर ऐड करो माउस मूव का। ठीक है, जैसे ही ये कॉल हो ना माउस डाउन, तो आप माउस मूव का इवेंट लिस्नर ऐड कर दो। मतलब मैंने क्लिक किया, अब मेरे पास माउस मूव का इवेंट चलने लग जाएगा। ठीक है, मतलब मैं क्लिक करके मूव करूंगा ना इस माउस को इधर से उधर, तो ये क्या है, माउस क्लिक, पहले माउस डाउन हुआ और फिर माउस क्लिक का इवेंट चल गया। ठीक है, 2 इवेंट्स चल गए। डाउन पर मैंने डाउन किया, मतलब मुझे पता चला कि की प्रेस हो गई है। अब मैंने माउस मूव लगाया क्योंकि मुझे स्टार को ना मूव करना है माउस के साथ साथ। देखते हैं हम आगे। और फिर हमने ये फंक्शन बनाया, ये क्या है, ये कॉल बैक फंक्शन है जो कि कहाँ पास किया है हमने, इधर। सही है, स्टार डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट किया,
जैसे ई क्या है, ई हमारे पास कब आएगा, ये वाला ई अलग है और ये वाला ई इस वाले उससे आएगा। इसका मतलब है जैसे ही माउस मूव करेगा ना तो उसके कोऑर्डिनेट्स स्टार के ऊपर अप्लाई होते रहेंगे, स्टार भी जो है ना साथ साथ मूव रहेगा टॉप लेफ्ट पे, ठीक है। और फिर हमारे पास है रिमूविंग, वी वांट टू रिमूव द फॉलोइंग इवेंट लिस्टर देन वी ऐड अर्लियर, ठीक है। हमने एक और बनाया, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, अरे यार ये तो वही है, दिस मीन्स इसको हमने स्टॉप करना है अभी, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, रिमूव इवेंट लिस्टनर किसका, जो माउस मूव हमने ऐड किया था हमने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। बस अब हम इसको चला के देखते हैं, स्टार ले लेते हैं यहाँ से, स्टार हो गया। अभी कुछ मूव हो रहा है, स्टार नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ क्लिक करके कुछ करता हूँ तो तब भी नहीं होता, सही है। लेकिन जैसे ही मैं स्टार के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको हम थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मैं इसको अपने साथ मूव कर सकता हूँ, ठीक है, ड्रैग करके। अब वो ड्रॉप करना है वो अलग है, वो पूरी एक लॉजिक लिखी होती है, लेकिन ये ड्रैग ऐसे ही होता है जो आपको नज़र आ रहा होता है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, पहले मैंने की डाउन करा, माउस की डाउन किया और उसके बाद एक और इवेंट लिस्टर ऐड किया जो कि क्या है, माउस मूव। और माउस मूव में आपको पता है जब माउस मूव हो रहा था तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल रहे थे, तो वो कोऑर्डिनेट्स हमने अप्लाई कर दिए किस पे, टॉप और लेफ्ट पे, और ये आपके साथ मूव होता रहेगा, जहाँ छोड़ेंगे वहीं रुक जाएगा। फिर आप मूव करके यहाँ ले आए, आ रही है बात समझ में। दोबारा रिपीट करते हैं, चीज़ें देखते हैं। HTML में तो हमने क्या बनाया है, सिर्फ एक स्टार बनाया है। यहाँ पे हमने क्या किया भाई, स्टार को पिक कर लिया एलिमेंट को, फिर हमने क्या किया, स्टार डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर किया, उसके अंदर हमने लगाया माउस डाउन और हमने क्या किया, स्टार्ट। अब हमें स्टार्ट को देखना है, स्टार्ट पे हमने क्या किया है, हमने फिर से एक इवेंट लिस्टनर ऐड किया माउस मूव का, और फिर हमने क्या दिया है, उसके ऊपर एक मूव का फंक्शन लगाया है, कॉल बैक लगाया है। उसके अंदर हमने क्या किया, क्योंकि जो स्टार्ट है वो तो ठीक है, लेकिन हमने ऐड इवेंट लिस्टनर जो दोबारा लगाया है वो माउस मूव पे लगाया है। अब जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ना वो माउस मूव के मिलेंगे, सही है। अगर हम यहाँ पे इस वाले फंक्शन को कॉल करते ना मूव को, और या सॉरी अगर यहाँ पे ई और एक्स को गेट करते तो हमें नहीं मिलते, क्योंकि हमने जो है माउस डाउन पे लगाया हुआ है, ठीक है। माउस डाउन पे हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते ही नहीं है। माउस डाउन का क्या मतलब है, क्लिक हो गया, माउस मूव तो नहीं हो रहा ना, तो वहाँ कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे भी नहीं, सही है। कोऑर्डिनेट्स किस पे मिलेंगे, जब माउस मूव का फंक्शन लगेगा, सही है। कोई सवाल नहीं है। फिर माउस मूव पे मिलेंगे ना हमें कोऑर्डिनेट्स। माउस मूव का क्या मतलब है कि माउस क्लिक हो और मूव हो रहा है तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलने चाहिए उसके, बस कहीं भी जाए हमारा कर्सर हमें कोऑर्डिनेट्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पे जो एग्जांपल हमने दी है वो यही है ना, कि जैसे हम माउस मूव लगाते हैं तो अब माउस कहीं भी मूव करेंगे हमें इवेंट में ये जो है ना एक्स और वाई मिलता रहेगा, ठीक है। ई लिखें, इवेंट लिखें या अपना नाम लिखें, कुछ भी लिखें, इवेंट मिलेगा हमें, सही है। ई और इवेंट लिखना ज़रूरी नहीं है, सही है। और कोई सवाल, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है, पीसी ऑन हो गए ना सबके, ये बुक खोलें जी, हाँ तो जाएं सर बोले ना उठ के, किसके नहीं ऑन हुआ और नहीं हुए, ठीक है सर को बोल दीजिए हम जाके कि पीसी ऑन कर दें। तो हमें ये टू डू लिस्ट पे काम करना है, ठीक है। इसको बनाएं, इसका कोड कॉपी करें, पेस्ट करें, देखें क्या हो रहा है इसमें।
अच्छा, यू आर नाउ अ गुड 3/4 ऑफ द वे थ्रू दिस बुक, मतलब वो ये कह रहा है कि आपने 3 हिस्से पढ़ लिए हैं इस बुक के, एंड वेल ऑन योर वे टू लर्निंग हाउ टू कोड, इनफैक्ट यू ऑलरेडी नो इनफ टू एबल टू राइट सम शॉर्ट प्रोग्राम्स। ऐसा ही है, शॉर्ट प्रोग्राम्स तो लिख सकते हैं ना आप लोग अब। नाउ दैट यू हैव लर्न द बेसिक्स, इट्स टाइम टू डाइव अ बिट डीपर इनटू सम मोर एडवांस टॉपिक्स इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द बुक। क्वार्टर मतलब पता है ना क्या होता है? ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? कितने क्वार्टर्स होते हैं एक ईयर में? एक क्वार्टर का क्या ड्यूरेशन होगा अगर हम 1 ईयर में डिवाइड करें तो कितने मंथ्स हम एक क्वार्टर को देंगे? 3 6 क्वार्टर, ठीक है। तो उसने कहा कि 3 क्वार्टर्स पढ़ लिए, हम जो लास्ट क्वार्टर है ना हम थोड़े एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे, सही है। उसके अंदर ये होगा जो हम लूप पढ़े हैं उसको हमने जो है ना अब हमने एरे के ऊपर लगाना है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाना है, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। Now that you have learned the basics, it's time to dive a bit deeper into some more advanced topics in the last quarter. The last few chapters will focus on some of more specific parts of JavaScript. Although a lot of the overarching concept will still apply in other languages. ठीक है, कह रहे जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी अप्लाई हो सकते हैं, सारे नहीं, काफ़ी सारे। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू आइट्रेट ओवर कलेक्शन सच एज एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। आइट्रेट का मतलब है लूप, ठीक है, लूप करना। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्प्रेडिंग स्ट्रिंग्स, एरे आइट्रेशंस, जावास्क्रिप्ट एरे आइट्रेशन मेथड्स, फॉर ईच, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, फाइंड एवरी, सम, आइट्रेटिंग ओवर ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। स्प्रेडिंग स्ट्रिंग आपने पढ़ चुके हैं चैप्टर 5 के अंदर। 3 डॉट आप लगाते हैं तो क्या होता है? हाँ, एक एरे में दूसरा एरे कॉपी करना हो तो हम लगाते हैं। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, अगर मैं इस पे स्प्लिट लगाता हूं तो क्या होता है? टूट जाता है। टूटा किसकी बेस पर है? ये जो मैंने स्प्लिट लगाया है, मेरा स्ट्रिंग किस बेस पर जो है ना एरे बना है? ये मैंने क्या दिया यहाँ पे स्प्लिट के अंदर? स्पेस। मतलब कि जहाँ जहाँ स्पेस आएगा उसके बाद से आप क्या करो, जो पिछला वाला है उसको एक नई इंडेक्स पे रख दो। तो कितने स्पेस थे हमारे तो उसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर एक ही था ना। अगर मैं एक और स्पेस ऐड कर दूँ यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कुछ भी ना ऐड करूं तो फिर क्या होगा? पूरा स्ट्रिंग टूट जाएगा ना। अब हमने कुछ पैरामीटर नहीं दिया ना उसको, हमने बताया नहीं कि तुमने क्या करना है, तो उसने क्या किया, उसने एक एक को उठाया और पूरा एरे बना दिया, सही है। ये समझ आया आपको? अब हमारे पास एरे की कितनी इंडेक्सेस हो गए? ये देखें 12 हो गई ना, ठीक है। इंडेक्स तो 12 होंगी ना, 0 से स्टार्ट करेंगे ना। लेंथ जब काउंट करेंगे 0 को आप काउंट करेंगी ना, तो अगर आप काउंट करें तो कितनी बनती है? 12। जीरो कोई इंडेक्स नहीं होगी, ठीक है। 0 से 11 तक हमने इंडेक्सेस ली और हमारी जो लेंथ है वो 12 है, ठीक है। वो 1 से नहीं, वो 0 को 1 काउंट करेगा और फिर आगे चलेगा वो, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है? क्या करता है? अगर मैं स्ट्रिंग पे लगाऊं, स्ट्रिंग पे कैसे लगाएंगे? चलेगा ऐसे ही? एरर दे रहा है ये तो, क्यों? क्या देना पड़ेगा? ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ सबक को पढ़ा रहा हूँ और बाकी सारे जो है ना वो ऐसे ही आए। अब इसमें कुछ इश्यूज आएंगे या ये चलेगा? क्यों आएगा? स्प्रेड कर दिया ना हमने एरे के अंदर स्प्रेड कर दिया, ठीक है।
तो ज़रूरी नहीं है कि एरे आएगा, ये आप स्ट्रिंग को भी स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कहा दिस कैन बी द स्प्रेड ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज टू स्प्रेड आउट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इनसाइड एन एरे। सिर्फ एरे के इनसाइड में काम करेगा, ये बाहर काम नहीं करेगा, ठीक है, स्प्रेड वाला। ईच कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग बिकम्स एन इंडिविजुअल आइटम इन एन एरे। तो अभी हमने ये देखा। अब ये कह रहा है दिस कैन बी वेरी यूजफुल टेक्निक एज इट इज अलाउज अस टू यूज एरे मेथड्स ऑन अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल वी कुड रिवर्स अ स्ट्रिंग विद द फॉलोइंग कोड, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसको स्प्रेड किया, आप इसको कर दें रिवर्स, ठीक है, ये रिवर्स हो गया ना पूरा। एरे का हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग लिया। अब हमें कोई टास्क दे, बोले कि आपको एक स्ट्रिंग दिया है, आपने उसको रिवर्स करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसको या तो आप स्प्लिट कर दें या फिर आप उसको स्प्रेड कर दें। स्प्रेड करेंगे, अब स्ट्रिंग के ऊपर क्योंकि कोई हमारे पास जो है ना रिवर्स का फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करते हैं, एरे को रिवर्स करते हैं, फिर उसको दोबारा ज्वाइन कर देते हैं। तो ये टेक्निक है जो कि आपको काम आ सकती है और काम ज़रूर आएगी ये इस तरह, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया इसने, रिवर्स तो कर दिया और उसके बाद ज्वाइन भी कर दिया, लेकिन क्या किया उसने, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट था ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो रख दिया, क्योंकि हमारे पास तो अभी मल्टीपल था ना, इसलिए उसने इस तरह किया। वरना इसने क्या किया, उसको डॉट रिवर्स और डॉट ज्वाइन करके इस तरीके से ये दे दिया। अगर आप इसको ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब है आप कुछ भी ऐड ना करें, जैसा था उसको वो कर दें। तो अब ये क्या हुआ, पूरा स्ट्रिंग क्या हो गया, रिवर्स हो गया। कितनी लाइनों में हुआ, एक लाइन के अंदर। पहले आपने उसको स्प्लिट कर दें या फिर आप उसको स्प्रेड कर दें और फिर उसको रिवर्स करें, फिर डॉट ज्वाइन लगाएं, ये क्या हो जाएगा, पूरा रिवर्स हो जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्प्लिट आप इसलिए भी यूज कर सकते हैं। The code above uses chaining, which is the process of applying one method after another in a chain of methods called method calls। मतलब ये जो हमने दो काम किए ना, ये दोनों एक साथ ज्वाइन किया है, इसको कहते हैं मेथड चेनिंग, ठीक है। कि एक मेथड फिर दूसरा फिर तीसरा आप करते जाएं, ये जो है ना वो चलता जाएगा, ठीक है। पहले क्या होगा, रिवर्स का जो रिजल्ट है वो आएगा, फिर डॉट ज्वाइन उसके ऊपर लगेगा जो रिजल्ट आया, इस तरीके से ये सारे चलते रहेंगे, सही है। अच्छा, array iteration methods। Array iteration methods are methods that allow you to loop over an array and apply an operation to every item in the array। Every application of the operation to an item is in the array is called an iteration। मतलब जब आप लूप चलाएंगे किसी भी array के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हर इंडेक्स पे जाएगा और बार बार जो भी आपने कंडीशन दी होगी उसको चेक करेगा हर इंडेक्स पे। वही एग्जांपल है कि अगर 1 लाख स्टूडेंट का डेटा है तो हर स्टूडेंट की एक एक इंडेक्स पे जाएगा, उसके पास हर स्टूडेंट का डेटा आएगा, वो उसको इंडिविजुअली चेक करेगा और आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो आइट्रेशन ऐसे ही चलती है, हमने उसको स्टॉप करके भी देखा था। ये देखो, इनपुट 1 आया, डू समथिंग, इनपुट, फिर उसका आउटपुट निकल आया, फिर 2 आया, फिर यहाँ पे जो है ना हर बार जो है ना सेम चीज़ परफॉर्म होगी डिफरेंट रिकॉर्ड्स पे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एरे के अंदर लूप के अंदर जो लॉजिक लिखते हैं वो तो एक जगह ही रहती है ना, बस उसको हम घुमाते हैं, 1000 दफ़ा घुमाएं, 2000 दफ़ा घुमाएं, ऐसा ही है ना। तो वो क्या होगा, उसको हर दफ़ा में नया रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि एरे में रिकॉर्ड आ रहा है, तो हर दफ़ा में नया रिकॉर्ड मिलेगा, उसको टेस्ट करेगा और कंडीशन को चेक करेगा। JavaScript includes a number of array iteration methods that use callbacks to provide the instruction about what to do in each iteration। These methods always leave the original array unchanged but often return a new array of values। ये समझ आ गया? JavaScript includes a number of array iteration methods। methods हैं बने बनाए जो कि हम यूज करेंगे। ये नहीं है कि हमें कोड लिखना है पूरा, मेथड्स बने बनाए वो हम यूज करेंगे। दैट यूज कॉलबैक्स टू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन अबाउट व्हाट टू डू इन ईच आइटरेशन, ठीक है। ये जो कॉलबैक के अंदर आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे ना, ये आपकी अपनी होगी, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कोई काम करना चाह रहे हो
तो उसकी लॉजिक अलग ही होगी ना, कुछ आप नया टेस्ट करोगे, वो लॉजिक लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको, एक पूरा समझे वही सांचा मिलेगा, उसके अंदर अब आपने कोड लिखना है जाके, ठीक है। दीज मेथड्स ऑलवेज लीव द ओरिजिनल एरे अनचेंज, मतलब ये जो मेथड्स हैं ये क्या होंगे, एक एरे को जब लेंगे ना तो डायरेक्टली उसके अंदर चेंजेस नहीं करेंगे, नया एक एरे बनाएंगे, जो रिजल्ट होगा उस एरे में आएगा। बट ऑफन रिटर्न्स अ न्यू एरे ऑफ और वैल्यू, वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं और एरे भी। Efficient arrow function. You will notice that arrow functions are frequently used to declare the callback in the following example. They are good candidates here because they are short, can be written in a single line and have an implicit return value. अच्छा, तो ये कह रहा है कि जो कॉल बैक होगा ना, हम अभी तक फंक्शंस यूज करते आए ना, ऐड इवेंट लिस्टर में हमने क्या किया है, एक इवेंट का नाम लिखा है और साथ में हमने फंक्शन दिया है, वो जो फंक्शन है ना वो कॉल बैक फंक्शन है, उसी की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि आप एरो फंक्शन यूज कर सकते हो, वो शॉर्टर है लिखने में और इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास है फॉर ईच। For each method iterates over item in an array and called a callback function on every iteration. The callback function take 3 parameters. For each एक क्या है, मेथड है जो कि किस पे लगेगा, एरे पे। The value of the current item in the array, the index of the current item in the array, a reference to the array itself. 3 हमारे पास अवेलेबल होंगे। If the method doesn't use the index or array reference, they don't need to be specified. Often only the value of the current item is provided as an आर्ग्यूमेंट, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये 3 मेरे पास रिकॉर्ड है, ठीक है, 3 हमारे पास डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं और हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगाया है, डॉट फॉर ईच। और फॉर ईच में हमने क्या लगाया है, देखें, फॉर ईच और उसके बाद उसके अंदर हमने क्या दिया है, एक कॉल बैक फंक्शन। क्या है, या आप इसको नाम को याद रखें, क्या है ये, कॉल बैक फंक्शन। तो होगा क्या, जब ये चलेगा ना फर्स्ट टाइम, तो हमारे पास देखो, ये हमारे पास जिस तरह इवेंट आ रहा था ना, इस तरह 3 चीज़ें और आ रही हैं। पहला क्या आ रहा है हमारे पास, उधर तो ऐड इवेंट लिस्टर में इवेंट आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, आइटम, करंट आइटम, और फिर उसकी इंडेक्स आ रही है और फिर उसका पूरा एरे आ रहा है। जो भी आप एरे आप यूज़ कर रहे हो ना, वो पूरा एरे भी अवेलेबल है। तो आइटम में क्या होगा, जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो आइटम में ये वाला आएगा अली, और इंडेक्स क्या आएगी, 0। फिर जब दोबारा चलेगा तो आइटम क्या आएगा, अहमद, और फिर इंडेक्स क्या आएगी, 0, ओ सॉरी 1, और फिर ये आएगा आइटम औरहान, और फिर आएगी 2। ठीक है, इस तरह ये चलेगा। और आपने जो भी कंडीशन लिखनी है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले हम कंसोल करवा लें फिर हम लिखेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे ऐसे। ये देखो, पहला आया आइटम 0, आइटम क्या था, अली, फिर था अहमद, फिर था औरहान। ये हमारे पास 3 आ गए और हमारे पास इंडेक्सेस भी आ गई। ठीक है, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर इफ आइटम जो है वो इक्वल्स टू हो, आप बोलें औरहान के, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू ब्लू। चलेगा, ये चलना चाहिए इसको या नहीं। मैं अगर यहां से ये कर दूं, अब नहीं चलेगा ना, क्यों,
कंडीशन मैच नहीं कर रही, बाकी ये तो चलेगा। कुछ कंडीशन है जो कि मैच नहीं कर रही, तो इसलिए वो चेंज कलर नहीं हो रहा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आ रही है नहीं आ रही? मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि आपने सिर्फ कंसोल तो नहीं करना ना, जो एरे आएगा उसके अंदर आपने कुछ डेटा निकालना है ना, कुछ करना है, तो आप इस तरह कंडीशंस लगा सकते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर आइटम ओरहान के बराबर है तो बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दो, अगर नहीं है तो आप जो भी इसके नीचे वाला जो भी लिखा हुआ है वो चलता रहे। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल उसने आपको कहा है कि मेरा स्कूल है और मुझे ये पता करना है कि ओरहान नाम के कितने बच्चे हैं मेरे स्कूल में, मेरे पास ये डेटा है, इससे निकाल के दो। तो आप कैसे निकालेंगे? कैसे? ऐसे तो ऐसे लगेगी, कैसे लगेगी भाई? अगर मुझे ये पता करना है कि ये मेरा एरे है, इसके अंदर कितनी दफ़ा ओरहान आया है, तो कैसे कैसे हम करेंगे? हमें कंसोल में बताना है इतनी दफ़ा है, 1 दफ़ा है, 2 दफ़ा है, 3 दफ़ा है, कैसे कैसे करेंगे? जो भी कंडीशन होगी आपको पता है वो इसी फंक्शन में लगेगी। सही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि बनेगा इधर, मैं इसको नाम देता हूँ नेम काउंटर। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या करता हूँ? 0। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि जब भी मेरे पास आइटम जो है ना वो हमारे पास ओरहान हो, ठीक है, या फिर और में दे दो इस तरह हो, सॉरी, ठीक है, या ये हो या फिर ये हो, मतलब अब कैपिटल ओ से भी आएगा तब भी काउंट होगा और उसके बगैर भी काउंट होगा। और एरर कहाँ गया है? ब्रैकेट्स में एरर आ गया। अच्छा, एक्स्ट्रा लगी हुई है। ठीक है, ये मैंने कंडीशन लगाई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं नेम काउंटर में हर दफ़ा जब भी ओरहान आए प्लस प्लस कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ नीचे आके ना जब ये लूप ख़त्म हो जाए तो मैं उसको क्या कर दूँ, कंसोल कर दूँ। सही कर रहा हूँ मैं? अब क्या होगा अगर आप सोचें, ये आएगा, अगर ओरहान मिला फिर प्लस प्लस होगा, हर दफ़ा जब भी आएगा जितने भी ओरहान होंगे वो सारे यहाँ पे प्लस होंगे और हम उसको वैल्यू दिखा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने जो पढ़ी है ना चीज़ें वही यूज़ होंगी। अब आपको लॉजिक खुद बिल्ड करनी है बैठ के, इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, वो आपको खुद बिल्डअप करनी है। सही है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आपने पढ़ लिए। अब अगर कोई नई कंडीशन, हर दफ़ा नई कंडीशन आएगी, आप जाएंगे ना जब जॉब करेंगे, सुबह उठ के जाएंगे, जो प्रोडक्ट टीम होती है, प्रोडक्ट टीम उसको कहते हैं जो रिक्वायरमेंट्स लेके आती है क्लाइंट से, ठीक है, या वो नोटिस कर रही होती है कि ये चीज़ हमारे उसके अंदर एप्लीकेशन में होनी चाहिए, तो वो बोलेंगे करो। वो टेक्निकल नहीं होते, उनको कुछ नहीं पता होता कैसे होगा ना, उन्हें ये पता होता है जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी, रिएक्ट यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, वो कहते हैं ये करके दो। फिर आपको बैठ के सोचना है, वो जो आपको सैलरी मिलती है वो क्रिटिकल थिंकिंग की मिलती है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप नहीं चल सकते इसमें। वो आपको सोचना पड़ेगा, बैठ के टाइम लगाना पड़ेगा, शुरू में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आप यूज टू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी तो हो रही है ना, तो फिर जो रिपीट हो रही है उसको तो आप फ़ौरन कर लेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लोग क्यों चाहिए होते हैं ज़्यादातर लोगों को, कि हमारा काम जल्दी हो जाए, क्योंकि वो काम उन्होंने कहीं ना कहीं पहले किया होगा तो वो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, जो फ्रेशर है, फ्रेशर जाएगा ना तो बैठ के सोचेगा, उसको टाइम लगेगा। तो जो हायर करते हैं उनको पता होता है ये ज़्यादा थोड़ा लेट काम करेगा, जो एक्सपीरियंस बंदा है वो जल्दी काम करेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि अगर उनको जल्दी काम करवाना है वो फ्रेशर हायर नहीं करते,
फिर वो एक्सपीरियंस बंदे हायर करते हैं। उनको पता है हमारे पास अभी बहुत टाइम है, तो वो फिर फ्रेशर्स हायर करते हैं, क्योंकि वो थोड़े से सस्ते भी पड़ते हैं और उनको सैलरीज कम देते हैं, और वो सोच सोच के करते हैं। लेकिन यहीं से तो एक्सपीरियंस बनता है। हर कोई तो जो है ना यूनिवर्सिटी से बाहर आ गया, कोर्स करके चला गया, तो उसको थोड़ी सारी चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग आप लोगों को मेंटेन करनी पड़ेगी। लॉजिक्स के पूरे पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं, लॉजिक्स पढ़ते हैं, लॉजिक्स बनाते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब आप लोग को रियल लाइफ में सोचना पड़ेगा, ये दरवाज़ा खोलूँगा, अगर मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू खोलूँगा तो कैसे खुलेगा, क्या कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, ये पंखा ऑन हुआ तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कौन सी कंडीशन लगेगी कि ये ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए। इस तरह की चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। खुद से बातें करेंगे फिर कुछ होगा। सही है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अरे भाई एरर दे दिया, क्या एरर है, क्यों? सही तो है सब कुछ। भाई यहाँ सेमीकोलन का इशू था। ठीक है, वो समझ रहा था कि ये इसके साथ ही है। ठीक है, तो अभी कितना आया काउंटर की वैल्यू 5 आई। मैं इसको स्टॉप करके चला के दिखाता हूँ आपको। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें पहले आया यहाँ पे। अब देखें आइटम के अंदर क्या आ रहा है, जो भी करंट आइटम है, और फिर आपके पास इंडेक्स आ रहा है, और फिर पूरा एरे आ रहा है। कभी आपको ज़रूरत भी पड़ती है कि जो ओरिजिनल एरे है उससे कुछ कंपेयर भी करना है आपको, तो वो भी आपको अवेलेबल है फॉर ईच के अंदर। ठीक है, अब आप आते हैं, आप चेक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन लगाई हुई है, यहाँ पे रुकेगा। अगर आइटम जो है वो ओरहान के बराबर है तो आप यहाँ अंदर आएंगे, वरना आप यहाँ नीचे मूव कर जाएंगे। ठीक है, नीचे का मतलब है आप दोबारा से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि लूप चल रहा है। बाहर नहीं आएंगे जब तक ये सारा अल्टरेट नहीं हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये चलता रहेगा। जैसे ही ओरहान आया, उसको मिला, उसने इधर से इंक्रीमेंट किया एक, अभी 0 है। जैसे ये बाहर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जितने भी ओरहान मिलेंगे वो यहाँ पे आता रहेगा और प्लस करता रहेगा और हमें रिजल्ट दे देगा। ठीक, ये आपके पास है फॉर ईच का लूप। कोई सवाल है? अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कॉल बैक फंक्शन यूज़ करते हैं ना, उसके हमें जो पैरामीटर्स है ना वो खुद मिल जाते हैं हमें। ठीक है, क्योंकि हम फॉर ईच यूज़ कर रहे हैं, फॉर ईच हमें ये 3 चीज़ें देता है। अब हम कुछ और आगे यूज़ करेंगे तो कोई और फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके अंदर मे भी पॉसिबल हो ये तीनों अवेलेबल ना हो, एक अवेलेबल हो, 2 अवेलेबल हो। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आ जाती है और उनको यूज़ करते हैं। हाँ, फॉर ईच हमें यही तीनों चीज़ें देगा। फॉर ईच में जब भी आप कॉल बैक को ऐड करेंगे तो ये 3 चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और फॉर ईच हमेशा किस पे लगेगा, एरे पे। किस पे लगेगा? अगर स्ट्रिंग पे लगाएंगे तो वो नहीं लगेगा। सही है। ठीक है, कोई सवाल? अच्छा, ये आइट्रेशन जो हमने देखी थी उसने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया इसको, कि पहली आइट्रेशन में क्या होगा, आइटम हमारे पास एप्पल आएगा, उसमें एप्पल है, इंडेक्स 0 होगी और एरे पूरा सेम आता रहेगा हमारे पास। फिर आइटम में हम क्या है 0 रखेंगे और 3 आइटम्स इन टोटल, ये इस तरह बताता जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा उसने ब्रेक डाउन करके हमें बता दिया है। एन एरे ऑफ कार्ड्स। अच्छा, फॉर ईच को यूज करके वो इसको हमें पिक करना पड़ेगा वहां से जाके।
इसके अंदर ये कार्ड्स है ना, कार्ड्स के बारे में बता रहा है। इसमें ये सूट्स हैं, वैल्यूज़ हैं और डेक है। तो सूट्स हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, बल्कि हम ये सारे ही कॉपी कर लेते हैं, मसला नहीं है। पहले क्या है, हमारे पास एक सैम्बल्स का एरे है जिसके अंदर ये 4-5 सैम्बल्स हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये जो कार्ड्स है ना उसकी वैल्यूज़ हैं, ऐसा ही है ना। अगर किसी ने खेले हैं तो क्वींस हैं, जैक है, 2 3 4 5 है और एस है यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमारे पास डेक है, डेक अभी खाली है, ठीक है। अब वो कर क्या रहा है, वो सूट्स पर फॉर ईच लगा रहा है, ठीक है। सूट्स पर फॉर ईच लगा रहा है और सिर्फ अभी यहाँ से क्या ले रहा है, बस आइटम ले रहा है, और तीनों चीज़ें नहीं ले रहा, उसकी मर्जी है, ठीक है। अगर वो लेना चाहता है तो ले भी ले, उसका इशू नहीं है, ठीक है। और फिर उसने क्या लगाया यहाँ पे, अजान होना, उसकी जो लेंथ है वो 4 है। फॉर एग्जांपल एक ये 2, तो कितनी बन रही है 4, तो 4 दफ़ा चलेगा। और बाकी ये 12 भाई, ठीक है। ये जब पहली दफ़ा यहाँ पे आएगा, ये आ गया, इसके अंदर आ गया इसके थ्रू, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने डेक में पुश किया वैल्यू और सूट को, मतलब ये हर वैल्यू के साथ ये पहले आएगा, ऐसा ही है ना। फिर क्या होगा, फिर ये आएगा सिंबल, ये डायमंड का सिंबल है, फिर दोबारा से हर वैल्यू के साथ आएगा, फिर ये है लीव का सिंबल, फिर हर वैल्यू के साथ आएगा, और फिर आपका ये हार्ट है, ये फिर हर वैल्यू के साथ आएगा। तो ये आपके कार्ड्स बना देगा, इतने ही कार्ड्स होते हैं ना उसके अंदर। अब आप इसको कंसोल करके देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखें क्या बनाया इसने। पहले इसने वो सिंबल पिक किया और सबके साथ चलाया, फिर दोबारा उसने डायमंड वाला पिक किया, फिर इसने ये वाला पिक किया, फिर हार्ट वाला पिक किया, तो टोटल 48 हो गए। 48 कार्ड्स होते हैं, मैंने खेला नहीं है कभी, वैसे 48 होते हैं ना। तो 48 उसने कार्ड बना दिए, कैसे बने वो आपके सामने यहाँ पे, सही है। तो ये अब लॉजिक्स है ना, ये लॉजिक्स ही होने। अब फॉर ईच को हमने पढ़ लिया, अब इसको लॉजिक बना के कैसे यूज़ करना है ये आपके ऊपर है। भले आपको शुरू में टाइम लगता है ना, 3 घंटे 4 घंटे एक लाइन लिखने के लिए लिखे आप, ठीक है, लेकिन ये लॉजिक जब एक दफ़ा बन गई तो फिर आपको कोई इशू नहीं, सही। बस यहीं तक रोकते हैं इसको आज।